नमस्कार साथियों, रीवा टाइम्स के इस न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ देवतलाव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत यहाँ से खास बातचीत करने के लिए चर्चा में जुड़ रहे हैं हमारे साथ देवतलाव विधानसभा से आदरणीय श्री राम बहादुर शर्मा जी। तो आइए सीधे जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं क्या कुछ इस क्षेत्र की स्थिति है। चूँकि यहाँ पर अभी चुनावी वर्ष है, लगभग 3-4 महीने बाद चुनाव है, तो इस चर्चा में सीधे रुख करते हैं उनसे। सर, पहला सवाल, स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद त्रिपाठी जी, आप सभी को प्रणाम मेरे तो ओर से। सर, चुनावी वर्ष है और मैं हमारे दर्शक आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि आपका इस राजनीति में आना कब हुआ और किस विचारधारा के साथ इस राजनीति में आए? पहले मैं पुलिस विभाग में नौकरी करता था जी। एसडीओपी पद से रिटायर्ड हुआ हूँ 16 में दिसंबर में, और 17 से मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया। एक्चुअली कांग्रेस पार्टी से मैं इसलिए प्रभावित हुआ कि कांग्रेस की सोच, जो विचारधारा है, सबको साथ लेकर के चलना है। वासुदैव कुटुंबकम की राजनीति के हिसाब से ये पार्टी चलती है, इस कारण से हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया। आप पुलिस विभाग से थे और पुलिस विभाग का ध्येय वाक्य जो है देशभक्ति और जनसेवा। वर्तमान में मऊगंज में देवतलाव में कैसी पुलिसिंग व्यवस्था, इस पर थोड़ा आप अपना प्रकाश डालें। हाँ त्रिपाठी साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है। चूँकि पुलिस डिपार्टमेंट का मेरा करीब 34 वर्ष का अनुभव रहा है। तब की पुलिसिंग में और अब की पुलिसिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वर्तमान की पुलिस, ख़ास तौर से आसपास का जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, देवतालाब चूँकि हमारे यहाँ से लगा हुआ है, कई ऐसी दुर्घटना होती है जिसमें पुलिस के पास बात पहुँचती है। तो सबसे पहले तो ये देखने को मिल रहा है कि आज के टाइम में जो पुलिस का कार्य है, जान माल की हिफाजत, कानून व्यवस्था को देखना, उसके तरफ पुलिस का ध्यान नहीं है। पुलिस का ध्यान सिर्फ इस तरफ जो शासन सत्ता में लोग हैं उनकी सेवा में लगे रहते हैं, और सिर्फ कुर्सी प्रेम है, नियम कानून कायदे से विशेष उनका लगाव नहीं है। एक आम जन चर्चा है कि आप भी इस बार कांग्रेस पार्टी से टिकट के दावेदार हैं। इस पर आपका क्या विचार है और आप हैं लड़ाई में, इस प्रतियोगिता में? हाँ बिल्कुल त्रिपाठी जी, आपने अच्छी बात पूछी है। एक्चुअली मैं बड़े सामान्य परिवार से था और पुलिस डिपार्टमेंट में इस पद पर जाने के बावजूद मैं सामान्य लोगों को बड़ा महत्व देता था। हमारी अधिकांश नौकरी महाकौशल क्षेत्र की है। महाकौशल क्षेत्र में देखा, वहाँ का जनप्रतिनिधियों का काम बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। वहाँ की तुलना में यदि कहें तो हमारे देवतालाब विधानसभा क्षेत्र का 10% भी विकास नहीं हुआ है। तो उस विकास को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि अभी तक जनसेवा में लगे रहे हैं, तो ये आखिरी सांस तक हम इसी जनसेवा में लगे, और इसी उद्देश्य को लेते हुए जनसेवा के हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। और प्रयास कर रहा हूँ कि पार्टी यदि हमको सेवा का अवसर देती है तो निश्चित ही चुनाव लड़ूंगा और कहीं ना कहीं सेवा करता रहूँगा। इसी उद्देश्य को लेकर के जैसे ही मैं रिटायर्ड हुआ, सेवानिवृत्त हुआ, तो जहाँ पर अभी हम बैठे हैं, यहीं पर हर महीने के 15 तारीख को विगत 7 वर्षों से नेत्र शिविर का परीक्षण होता है। चित्रकूट आई हॉस्पिटल से डॉक्टर्स आते हैं, यहाँ पर निःशुल्क परीक्षण करते हैं नेत्र का, और कम से कम 4 से 5 हज़ार नेत्र विकृत वाले जो रोग थे उनको ले जा कर के वहाँ से ऑपरेट किए हैं और फिर वापस छोड़ के गए हैं। इसी सेवा में मैं लगा हुआ हूँ। धन्यवाद, आपने ये जानकारी दी हमारे वोटर दर्शकों को। अगला सवाल आपसे लेंगे कि यदि आपके ऊपर कांग्रेस पार्टी अपना विश्वास बनाती है और आपको टिकट देती है, तो आपकी क्या कार्य योजना है? किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे? युवाओं के लिए क्या प्लान है, उसके बारे में ही थोड़ा प्रकाश डालें। नहीं, सबसे पहली बात तो युवा बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, नेशनल समस्या है, इसको क्षेत्र विशेष की हम नहीं कह सकते। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो
बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है, उसकी वजह सिर्फ एक है कि यहाँ पर उद्यम कारखानों की बहुत कमी है। चाहे रीवा जिला हो, देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में तो एक भी नहीं है। यहीं से लगा हुआ गुड़ विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा है। पर दुर्भाग्य ये है कि वर्तमान सरकार वहाँ पर यहाँ के क्षेत्रीय बेरोजगारों को अवसर न दे करके बाहरी लोगों को अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ पर कल कारखाने खुलें और से ज़्यादा स्थानीय बेरोजगारों को सेवा करने का अवसर प्रदान हो और उनका काम चले। पिछले 3 सत्र में यहाँ पर देवतलाव से भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए हैं और हर बार उनका वोट प्रतिशत जो है बढ़ रहा है। आप 2008 के चुनाव में देखें, 2013 के चुनाव में देखें, 2018 के चुनाव में देखें, तो ये इसमें और किसके क्यों बढ़ रहा है और कहाँ कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका वोट प्रतिशत गिरा है, इसकी क्या कमी है? सच्चाई तो ये है कि 1985 में बिंद्रा प्रसाद जी जो कि नई गढ़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं, स्थानीय कैंडिडेट थे वो, और उनको टिकट मिली थी और वो चुनाव जीते हैं। और फिर 1985 के बाद हमेशा कांग्रेस चुनाव हारती गई है। 2008 के बाद से माननीय गिरीश गौतम जी जब से यह सामान्य सीट हुई है तब से चुनाव लगातार जीत रहे हैं, बिल्कुल सच्चाई है। अब हम किसी वरिष्ठ नेता के ऊपर इसका दारोमदार नहीं देना चाहेंगे, पर कहीं न कहीं हमारी पार्टी से चूक हुई है, जिसके वजह से जो योग्य कैंडिडेट होना चाहिए कहीं न कहीं उसके चुनाव में गड़बड़ी हुई है और जिसके वजह से पब्लिक हम लोगों को पीछे छोड़ दी और कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती रही। क्या एक मुद्दा यह भी है कि जो यहाँ पर ज़मीन पर काम करते हैं धरातल क्षेत्रीय लोग, उनको वरीयता नहीं दी जाती? लिफ्ट इरिगेशन से जो नेता आ जाते हैं उनको टिकट दिया, क्या इस फैक्टर को आप मानते हैं? नहीं त्रिपाठी जी, मैं इस बात को नहीं मानता। देखिए ऐसा है, जो धरातल पे काम करता है तो टिकट का वितरण तो धरातल से कायदे से जो बात पहुंच जाएगी। मान लीजिए हम काम कर रहे हैं जी, आप मऊगंज के रहने वाले हैं, मुश्किल से 18 किलोमीटर की दूरी है और मेरे बारे में आपको यही जानकारी नहीं थी कि 7 साल से हमारे यहाँ नेत्र शिविर लग रहा है। बिल्कुल नहीं थी। तो जब 18 किलोमीटर के दायरे में ये सूचना एक पत्रकार जी के पास नहीं पहुंच सकती तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप होता है। जो बातें पहुंचना चाहिए हमारे वरिष्ठ नेताओं के पास, जो ये निर्धारित करते हैं कि मापदंड जो निश्चित करते हैं कि किसको टिकट मिले किसको ना टिकट मिले, तो उसके वजह से ये विसंगति पैदा होती है। लेकिन वर्तमान में माननीय जो कमलनाथ जी हैं, जिस तरह से वो प्रक्रिया चला रहे हैं, जैसे सर्वे करा रहे हैं, स्थानीय स्तर पे जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं वो भी सर्वे कर रहे हैं, तो जिस तरह से प्रक्रिया हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले भविष्य में एक योग्य कर्मठ व्यक्ति को ये दायित्व मिलेगा और उससे पार्टी को फ़ायदा होगा। मैं थोड़ा रोकूंगा यहाँ पर आपको। पिछले चुनाव में जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार थी तो वो उसके पूर्व में बीएसपी से उम्मीदवार थी और इस बार पिछले चुनाव में कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार था, उनका वोट प्रतिशत घटा, ऐसा क्यों? और एक बात और देखने को मिली कि दुपट्टा कांग्रेस का और प्रचार प्रसार भाजपा का। कांग्रेस के जो क्षेत्रीय नेता थे, स्वयंभू जिन्हें हम कहेंगे, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए ऐसा तो सभी पार्टियों में है, कहीं ना कहीं विसंगति है। सभी के बारे में एक थर्मामीटर उपयोग नहीं किया जा सकता, खास तौर से राजनीति में। विद्यावती जी की जहाँ तक बात है तो इससे पहले बीएसपी में रही हैं, सच्चाई है। और बीएसपी का जो स्लोगन हुआ करता था तो सामान्य लोगों के लिए कहीं ना कहीं कष्टदायक था। और ये क्षेत्र खास तौर से देवतालाब विधानसभा क्षेत्र, यदि 50% से ऊपर सामान्य जात के लोग रहते हैं और उनको इतना समय भी नहीं मिला, 1 महीने 20 दिन का समय मिला, तो वो संदेश नहीं पहुंच पाया जो कि संदेश पहुंचना चाहिए। हमारे यहाँ से खास तौर से हमारे मतदान केंद्र से कभी भी कांग्रेस को बढ़त नहीं मिलती थी, लेकिन हम लोगों ने मेहनत की और यहाँ पटेल समाज के एक भी लोग नहीं हैं, इसके बावजूद हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी से को बढ़त दिलाई है अपने मतदान केंद्र से। कई लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, कई लोग की आदत है
कि दिन में कहीं और रहते हैं और रात में कहीं और चले जाते हैं, तो उसके लिए अब क्या कर सकते हैं वो तो। विकास की जहाँ बात करें तो देव तालाब विधानसभा अभी विकास में कहाँ खड़ा है? देखिए, देव तालाब विधानसभा क्षेत्र में जहाँ तक विकास की बात की जाए, मैंने पहले ही निवेदन किया कि दूसरे क्षेत्रों की यदि तुलना करें, महाकौशल क्षेत्र की तुलना करें, दूसरे क्षेत्रों की तुलना करें, हम लोग बहुत पीछे हैं। संवैधानिक पद में मेरे ख्याल से वर्तमानी अध्यक्ष महोदय नंबर 1 पे हैं। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, न शक्ति की कमी है, न पैसे की कमी है, न शासन सत्ते के सदुपयोग की कमी है। लेकिन दुर्भाग्य इस क्षेत्र का है, कहना नहीं चाहिए माइक पर, लेकिन मेरे को बोलना पड़ रहा है। शासकीय कार्यालयों में आप चले जाएं, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे दूसरे विभाग हो, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। चूँकि हमारी श्रीमती जी यहाँ की सरपंच हैं, बहू हमारी जनपद सदस्य है, तो हमें अवसर मिलता है जाने का। बीपीएल में यदि नाम जोड़ना है तो उसका एक रेट फिक्स है, यदि आप उतना पैसा देंगे तभी आप बीपीएल सूची में नाम जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। या तो फिर आपके सत्ता पक्ष में जो बैठे नेता लोग हैं वो अप्रोच करें तभी हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता। यही स्थिति आप देख लें, वर्तमान में जल संकट से पूरा क्षेत्र जूझ रहा है। कहने के लिए तो कहा जाता है, सत्तासीन पार्टी बोल रही है कि हर जगह जल उपलब्ध कराया है। ये बात सही है कि उनने जो है तो पैसा खर्च किया है, लेकिन वो पूरा पैसा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। नल जल योजना कहीं से सक्सेस नहीं है। हमने देखा है मनिकवार की टंकी बनी हुई है, करीब 10-12 साल से वो 100 पीस बनी हुई है। पाड़र में टंकी बनी हुई है, वो 100 पीस बनी हुई है। हमारे यहाँ 6 महीने पहले नल जल योजना के 3 बोर हुए हैं, 3 बोर में से 1 में पानी नहीं निकल रहा है। इसी तरह से हमने करीब करीब अधिकांश ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया है, क्षेत्रीय जनता से मिले हैं, समस्याओं से रूबरू हुए हैं, तो करीब करीब हर ग्राम पंचायत की यही स्थिति है। ख़ास तौर से अपने सरई वगैरह, आज सरई वगैरह जो आदिवासी बेल्ट है, वहाँ तो लोग 1-1 किलोमीटर दूर से पानी लेकर के आ रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में पानी की ही है, जल संकट है, उसके बाद फिर बिजली का संकट है। आप देखते होंगे, आपके पास समाचार आती होगी, 6-6 महीने, 8-8 महीने, 1-1 साल से ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। बिजली का बिल एक भारी भरकम इस समय लोग आ रहे हैं काफ़ी। एमपीवी के आप जाए देखे तो वहाँ पर लोग लाइन लगा रहे थे बिल सुधरवाने के लिए। हाँ, माननीय कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी। उन्होंने जैसा आपने घोषणा पत्र में बताया था, 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में, इस तरह से होता रहा। और जैसे ही भाजपा सरकार आई है तो जहाँ पर 100 रुपये 100 यूनिट में बिजली आती थी, वर्तमान में 3000-4000 रुपये की आती है। इसी तरह से किसानों की मोटर की आप बात करें, आपने 3 HP का 2 HP का मोटर डाल के रखा है और एमपीईबी ने उसको 5 HP और 6 HP का बना करके बिल निकाल रहे हैं। तो किसानों का तो बहुत बड़ा शोषण हो रहा है इस सरकार में। वर्तमान विधायक जो यहाँ से हैं, उन्होंने अपने जो चुनावी वादे किए थे वो कितना लगभग क्षेत्र में सक्सेस अपना पूरा किए हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। क्योंकि आप इस क्षेत्र से, आप भी क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क में हैं, तो आप लोगों के सामने ये बातें उभर कर आती होगी, जनता अपनी पीड़ा को कुछ न कुछ बताती होगी, उस पर। माननीय विधायक महोदय विगत 6 महीने से ज़रूर एक्टिव हैं। 6 महीने पहले तो उनका कहीं विकास दिखा नहीं। वर्तमान में ये बात ज़रूर है कि इतनी भूमि पूजन कर रहे हैं कि शिलालेखों की कमी पड़ गई है, लेकिन क्षेत्र में कहीं विकास नहीं दिख रहा है। देव तालाब में ज़रूर थोड़ा बहुत रोड बन रही है, लेकिन वो भी अव्यवस्थित तरीके से, हमेशा जो है तो जाम की स्थिति बनी रहती है। जहाँ पर रोड निर्माण हो गया है साइड से, यदि उसमें मुर्मीकरण हो जाए तो लोगों के आने जाने में अव्यवस्था ना हो, तो अव्यवस्थित काम हो रहा है। सरकारी कर्मचारियों की, अधिकारियों की मनमानी है, जो उनको इच्छा पड़ती है तो करते हैं, नहीं इच्छा पड़ती तो नहीं करते। कोई सुनने वाला इस शासन सत्ता में किसी पब्लिक की बात को नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी से हैं और कांग्रेस पार्टी के समय देख रहे हैं महिलाओं के लिए एक योजना चलाई है कमलनाथ जी ने। अब ऐसा इस समय क्षेत्र में कांग्रेस का कर्ता बराबर सतत घूम रहे हैं वहाँ पर, और उसके कटाक्ष में जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाडली बहन योजना चलाई गई है। तो क्या
उसी के कटाक्ष में आपके द्वारा, आपकी पार्टी द्वारा यह दिया गया है, कितना असरकारक रहेगा चुनाव में है मुद्दा? देखिए, लाडली बहना योजना सिर्फ और सिर्फ भाजपा की एक सोची समझी चाल है। जिस तरह से ये झूठ बोल करके, हल्ला करके सत्य को असत्य को सत्य में बदलने का प्रयास करते हैं, सिर्फ वही चाल है। ये सिर्फ वोट के लिए कर रहे हैं। 3 महीने 4 महीने लाडली बहना को प्रलोभित करके ये वोट बैंक अर्जित करना चाहते हैं। सिर्फ इनकी ये सोच है। माननीय कमलनाथ जी की सोच हकीकत में महिलाओं का सम्मान करना है। तो उस नारी सम्मान योजना के तहत वो फॉर्म भरवा रहे हैं, वो वचन पत्र में है और वो प्राथमिकता में है। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है, 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह सम्मान निधि मिलना है। आपका गैस सिलेंडर जो 1200 रुपये में बदली हो रहा है, उसको 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। उनकी सोच परिवार के विकास के लिए है, महिलाओं के विकास के लिए है। उनकी सम्मान को ध्यान देते हुए सरकार में आने के पहले ही वो नारियों के बारे में बहुत अच्छे सोच रख रहे हैं और उसी के हिसाब से वो काम भी कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे लेंगे, यदि कांग्रेस पार्टी आपको, या चूँकि यहाँ पर क्षेत्र में कई दावेदार हैं और तो चुनाव है, तो आप देखते होंगे हर एक गांव से एक दावेदार निकल रहे हैं यहाँ पर। तो यदि मान लीजिए टिकट तो सिर्फ एक ही को मिलना है, नहीं मिलता है, आपको भी नहीं मिलता, तो आप कहाँ रहे? कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे कि कहीं अन्यत्र भी अपना रास्ता देख रहे हैं? नहीं, हमने तो कांग्रेस को मां माना है और मैं कांग्रेस को यदि मां माना है पार्टी को, तो बदली करने का सवाल ही नहीं उठता। शीर्ष नेतृत्व तो जिसको भी टिकट देगा उसके लिए हम काम किए हैं, उसके लिए काम करेंगे। ये बात ज़रूर अपील करेंगे कि इस समय अन्नदाता बड़े कष्ट में हैं। ख़ास तौर से ये जो आवारा पशु हैं, माननीय कमलनाथ जी द्वारा 10,000 गौशालाओं के निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त किया था, लेकिन इस भाजपा सरकार में उसके लिए भी काम नहीं कराया गया, पैसा नहीं आया, जिसके वजह से काम आधे अधूरे पड़े हैं। मैंने व्यक्तिगत अपने पास से 5-6 लाख रुपए खर्च करके और गौशाला का निर्माण कराया है, तो वो पूर्णता की ओर है। वर्तमान में हम यही चाहेंगे कि यदि हमारी कांग्रेस की सरकार बनती है, तो जिस तरह से नारी सम्मान योजना के तहत एक व्यवस्था नारियों के लिए दी गई है, उसी तरह से एक व्यवस्था किसानों के मिले। और हमने निवेदन किया है, तो वचन पत्र में ये बात है। और ये संभव तभी है कि गौशाला बन जाना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक उसके लिए निधि की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। जैसे हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार है, तो छत्तीसगढ़ में सरकार होने के साथ साथ हमारे माननीय वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी गोबर खरीद रहे हैं, जिससे किसानों को अच्छी अर्निंग हो रही है और ये ऐरा प्रथा करीब करीब समाप्ति की ओर है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, जैसे हमारा ये एक बहुत अच्छा निर्णय वर्तमान में कमलनाथ साहब ने लिया है, ये शासकीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के। देखिए, बुढ़ापे में पैसे की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जवाने में पैसे की उतनी आवश्यकता नहीं होती, उसको दवाई भी करने पड़ते हैं, लाइबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में यदि पेंशन मिलता है तो उसका गुजर बसर चलता रहता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके माननीय कमलनाथ जी ने काम किया है और मेरे ख्याल से इस बार भारी जनमत कांग्रेस को मिलने वाला है और हमारी कांग्रेस की सरकार आने वाली है। आप लोग भी इसी तरह से शुभकामनाएं दें कि हमारी सरकार बने और हम सब मिल करके काम करें। हमारे चैनल के माध्यम से आप जो हमारे क्षेत्रीय वोटर हैं और दर्शक हैं, आपके वोटर और हमारे दर्शक, उनको क्या संदेश देंगे? चूँकि कुछ ही महीनों के अंतराल में चुनाव है और किस आधार पर वोटिंग करेंगे आप? किस आधार पर जनता के पास जाएंगे और किस आधार पर वो वोटिंग करें? साहब, प्रजातंत्र में जो जनता जनार्दन कहा गया है, यथार्थ में प्रजातंत्र में जनता ही जनार्दन है। प्रतिनिधि के भाग्य का फैसला जनता ही करती है और जनता के सेवक के रूप में हम काम करेंगे, हमारी सरकार काम करेगी और कहीं न कहीं इसका प्रतिफल, अच्छा फल हमारी जनता जनार्दन को देखने को मिलेगा। सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रार्थना कि कैसे भी प्रयास करके इस, अब ज़्यादा बातें तो ना बोलेंगे, असफल ही बोल सकते हैं, निकम्मी तो बोल नहीं सकते इस सरकार को, पर कहीं न कहीं
काम नहीं हो रहा है। इस कारण से हम लोग देख रहे हैं हर जगह पब्लिक मृग मरीचिका की तरह भटक रही है और कहीं भी उसको कोई ऐसी आशा की किरण दिखाई नहीं पड़ रही वर्तमान में। बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, हमारे तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू त्रिपाठी जी, आपने अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।